आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम एक प्रसंग को शुरू करना चाहते हैं जो कि लेखक संगठनों की भूमिका से जुड़ा हुआ है। हिंदी के दो वरिष्ठ लेखक, एक नरेश सक्सेना जो यूपी प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष थे और दूसरे असगर बजाज जो जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष थे। दोनों ने अपने अपने कारणों से इस्तीफा दे दिया और इसने लेखक संगठनों की भूमिका और लेखक संगठनों के पदाधिकारियों की भूमिका को पुनः केंद्र में लाके खड़ा कर दिया। सवाल यह है कि लेखक संगठनों की का चरित्र और भूमिका क्या है और लेखकों के साथ में उनके रिश्ते किस तरह के हैं, यह कैसे होने चाहिए। और ये सवाल बार बार उठाया जाना चाहिए और बार बार इसका रिव्यू होना चाहिए। इन दोनों लेखकों ने जो अपने अपने तर्क के आधार पर इस्तीफा दिया है, मैं उनके इस्तीफे का सम्मान करता हूं। मैं उस पर कोई राय नहीं देना चाहता। जो समस्याएं इसमें शामिल है मैं उन पर बात करना चाहता हूं। दोनों बड़े लेखक हैं और बहुत मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में, समाज में अपनी भूमिका के बारे में। वो उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। समस्या यह है कि लेखक संगठन लेखकों को जोड़े क्यों नहीं रख पाता इस तरह से। कहीं तो कोई प्रॉब्लम है लेखक संगठनों की अपनी बनावट में, उनके काम करने की शैली में, उनमें जो लोग काम करते हैं, जो लीडिंग रोल प्ले करते हैं, उनकी शैली में। कई प्रश्न उठे हैं। एक तो प्रश्न यह है कि जो ये जो तमाम किस्म के साहित्य महोत्सव वगैरह होते रहते हैं, इन पर हम क्या करें, इनमें लेखक जाएं कि नहीं जाएं। कारपोरेट हाउसेस जो साहित्य के आयोजन कर रहे हैं उसमें लेखक जाएं कि न जाएं। अभी भी हमारे यहां लेखकों का ये प्रश्न है। ये प्रश्न है कि जो लेखक संगठन का मेंबर हो गया है कि वो किस पार्टी को वोट दे और किस पार्टी की लाइन का समर्थन करे। पार्टी से मतलब राजनीतिक पार्टी। मैं अपने बहुत ही निजी अनुभव से कहना चाहता हूं कि जनवादी लेखक संघ जब बना था तो उसके निर्माण के समय से मैं उसका लंबे समय तक 2003-04 तक मैं उसका मेंबर था। उसके बाद में मेंबरशिप मैंने नहीं रखी। उसके अपने कारण थे, वो उसके का स्पष्टीकरण देना जरूरी नहीं है यहाँ। लेकिन जो अनुभव है, जो प्रॉब्लम है, वो साझा करना बेहद जरूरी है। मैंने इस चीज को लेके मेरी आत्मकथा में भी मैंने इस बात पर एक पूरा चैप्टर लिखा है। कुछ चीजें मैं आपसे साझा करना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी हैं, जो बहस में उठ रही हैं और बहुत ही संजीदा लेखकों ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। लेखक संगठनों पर जब बहस होनी चाहिए तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा के बहस नहीं होनी चाहिए। समस्या को केंद्र में रख के बहस होनी चाहिए, व्यक्ति को केंद्र में रख के बहस नहीं होनी चाहिए। हमारे यहां मुश्किल ये हो गई है कि अब वो समस्या केंद्र में नहीं आती, व्यक्ति केंद्र में आ जाता है और इससे समस्या पर बात नहीं होती। पहली चीज जो समझने की वो ये कि पहले जो लेखक लिखते थे और काम करते थे, पहले का परिदृश्य और पिछले जो 35-40 साल में जो परिदृश्य विकसित हुआ है वो गुणात्मक तौर पर भिन्न है। पहले कारपोरेट हाउसेस साहित्य के, संस्कृति के आयोजनों में पैसे नहीं लगाते थे। वो सिर्फ आर्ट की एग्जीबिशन होती थी, कला दीर्घाएं, उनमें थोड़ा बहुत पैसा लगाते थे।
लेकिन अब कला संस्कृति के क्षेत्रों में वो बड़े पैमाने पर पैसा निवेश करते हैं, विज्ञापन देते हैं, तमाम किस्म के आयोजन करते हैं। तो बुर्जुआजी का पैसा आया है। सवाल यह है कि लेखक होने के नाते ये इस तरह के जो सार्वजनिक आयोजन होते हैं उनमें जाएगा कि नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाए, ये उसकी इच्छा है कि वो जाए या ना जाए। लेकिन ये कहना कि वहां जाने से कोई बुर्जुआजी का दलाल हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। या वहां जाने से वो फासिज्म का एजेंट हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। लेखक की पहचान उसके लेखन के आधार पर होनी चाहिए। जहां तक मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है अरशद वजाहत को और नरेश सक्सेना जी को, इनके लेखन में मुझे कहीं पर भी अधिनायकवाद की गंध नजर नहीं आई। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूं इस बात को। पिछले 75 वर्षों में दो तरह का लेखन आया है बाजार में। एक वह है जो कि हृदय के आदेश पर लिखा गया है, और एक वह है जो कि प्रायोजक के आदेश पर लिखा गया है, जिसे हम लोग कहते हैं एक है यथार्थ और एक है निर्मित यथार्थ। ये दो तरह का लेखन है। यथार्थ का लेखन लेखक ने अपने हृदय के आदेश पर लिखा है। लेखक की परीक्षा उस लेखन के आधार पर होनी चाहिए, उसके नजरिए को उस आधार पर परखा जाना चाहिए। लेखक की परीक्षा इस आधार पर नहीं होनी चाहिए कि उसने बाजार के लिए क्या लिखा है। बाजार की शर्तें अलग हैं, मांग पूर्ति की शर्तें अलग हैं। सो मांग पूर्ति के आधार पर जो रचना लिखी जा रही है, और अभी तो क्या है कि कविता, कहानी, उपन्यास, इसमें बड़े पैमाने पर मांग पूर्ति के आधार पर लेखन आ रहा है। तो लेखन में भी हमें फर्क करना चाहिए। एक ही लेखक का दो तरह का लेखन हो सकता है। एक वह जो कि मांग पूर्ति के आधार पर लिखा गया हो, जो बाजार की डिमांड थी, जो प्रायोजक की डिमांड थी, जो प्रकाशक की डिमांड थी, जो फिल्म डायरेक्टर की डिमांड थी, उसके आधार पर उसने लिखा। और एक वह है जो कि उसने स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति के तौर पर हृदय के आदेश पर लिखा। पहले लेखक लिखते नहीं थे मांग पर। जुलूस है, आंदोलन है, इसके लिए कहा जाता था कविताएं लिखो, लिखते थे लेखक। तो मांग पूर्ति के आधार पर लिखे गए लेखन और स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति के आधार पर लिखे गए लेखन में फर्क किया जाना चाहिए। इसे इसमें गड्ढमड्ढ नहीं की जानी चाहिए। हिंदी के जो पाठक हैं, उनकी यह दिक्कत है कि वो इसमें फर्क नहीं करते। और वो फर्क नहीं करते, इसका एक बड़ा कारण है कि हिंदी में कोई डिबेट ही नहीं है इस सब को लेके। एक और चीज है जो कि इस पूरे क्रम में बहुत ही सीरियस है, वो बीमारी लेखक संगठनों में भी और लेखक संगठनों के बाहर भी है। वो किसी जगह भी आप उसे देख सकते हैं। वो ये कि एक सामान्य प्रवृत्ति है कि अगर हम आलोचना करते हैं तो वे नाराज हो जाते हैं। मेरा इशारा लेखक संगठन की तरफ है। और अगर हम प्रशंसा करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं। वो चाहते सच हैं, लेकिन प्यार झूठ को करते हैं। सच सुनने की, सच का सामना करने की क्षमता उनमें नहीं होती। और ये पहले भी जब PWA था तब भी ये समस्या थी, ये जनवादी लेखक संघ बना तब भी ये समस्या रही है, आज भी है। क्यों? क्योंकि वे एक खास तरह की फंटेसी में, कल्पना में जीते हैं। एक और चीज है जो कि मेरे अपने अनुभव से, हो सकता है मेरा ये सारे अनुभव गलत हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरी सारी बातें सही हो, आप मान ही लें।
जो लेखक कलम की दृष्टि से जितना श्रेष्ठ है, वह बेहतरीन लेखक है, वह लेखक सामाजिक और राजनीतिक तौर पर उतना ही निष्क्रिय और निकम्मा है। और यह चीज बहुत ही चिंता की चीज है हिंदी में। लेखक के अंदर ये राजनीतिक सामाजिक सचेतनता जिस तरह से होनी चाहिए, राजनीतिक सामाजिक सक्रियता जिस तरह से होनी चाहिए, उस तरह की सक्रियता और सचेतनता उसमें नहीं होती। और ये एक अच्छी खासी संख्या है इस तरह के लेखकों की। और ये जो समस्या है जिसकी मैंने आपसे चर्चा की कि अगर आप प्रशंसा करेंगे तो वो खुश हो जाते हैं और आलोचना करेंगे तो नाराज हो जाते हैं, तो ये तो एक तरह से मॉडर्न फॉर्म है दरबारी सभ्यता और संस्कृति का। जो परिष्कृत रूप में हमारे व्यवहार में आ गया है। दरबार चले गए, आदतें नहीं गई। हम प्रशंसा करें अशोक वाजपेयी की, अशोक वाजपेयी खुश हो जाते हैं, वो अपने ग्रुप में रख लेते हैं। हम प्रशंसा करें जनवादी लेख संघ की, जनवादी लेख संघ के लोग खुश हो जाते हैं, वो अपने संगठन में रख लेते हैं, वो अपने प्रशंसा करने लगते हैं। प्रशंसा करके समर्थन हासिल करना, सहयोग हासिल करना, अनुयायी हासिल करना, संरक्षण हासिल करना, यह प्रवृत्ति दरबारी सभ्यता और संस्कृति की प्रवृत्ति थी, जो अभी भी हमारे आचरण से गई नहीं है। पहले दरबार था, राजा हुआ करता था। अब वह लेखक या तो वो किसी व्यक्ति का प्रशंसक है और उसके वजह से वो जुड़ा हुआ है, या वो किसी विचारधारा का प्रशंसक है उसकी वजह से जुड़ा हुआ है। वह एक व्यक्ति की स्वतंत्र पहचान और उसके नजरिए के कारण उसकी रिकॉग्निशन बहुत कम है। ऐसे लेखक बहुत कम है। तो ये भी कह सकते हैं कि पहले विचारधारा का दरबार था, अब आइडियोलॉजी का दरबार है। पहले राजा का संरक्षण था, अब जिसकी आप प्रशंसा करते हैं उसका संरक्षण है। तो बीमारी तो वही है जो राज दरबार में थी। एक इंडिविजुअल के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर लेखक की पहचान और एक डेमोक्रेटिक लेखक की पहचान हिंदी में कम से कम अभी बनी नहीं है। और ये मैं मतलब बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के ये बात कह रहा हूं मैं। अगर बनी होती तो ये दिक्कतें नहीं आती कि जो लेखक क्रिएटिव राइटिंग में डेमोक्रेटिक है, वो जब पॉलिटिकली वोट देने जाता है तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी की बजाय किसी रिएक्शनरी पार्टी के साथ चला जाता है। तो ये उसके राजनीतिक दृष्टिकोण और उसके सामाजिक दृष्टिकोण और उसके साहित्यिक दृष्टिकोण के बीच में तो एक व्यापक अंतराल तो बना हुआ है। दरबारी सभ्यता और संस्कृति की एक और चीज है जो कि इस आधुनिक लेखक में चली आई है, वो है नकल करने की प्रवृत्ति। मैं अगर किसी लेखक को किसी की प्रशंसा करते देखता हूं तो मैं भी प्रशंसा करने लगता हूं, मैं भी उसका अनुकरण करता हूं, जिसे हम लोग कहते हैं लेखकों में भेड़चाल। लेखकों में भेड़चाल नहीं होनी चाहिए। आप यूरोप को उठा के देखिए, वहां व्यक्ति की तरह है लेखक, हमारे यहां व्यक्ति की तरह है नहीं। यहां उसके ऊपर कोई ना कोई आइडियोलॉजी का लेबल लगा हुआ है।
वो उस आइडियोलॉजी का मेंबर है या उसका दरबारी है। और ये वजह ऐसी है जिस पर कि वस्तुगत ढंग से बात की जानी चाहिए। लेखक अगर किसी संगठन का मेंबर है, अच्छी बात है, और नहीं है तब भी अच्छी बात है। सवाल यह है कि क्या उसके अंदर लोकतांत्रिक राजनीतिक सचेतनता है, क्या वो अपने को व्यक्ति की तरह, नागरिक की तरह देखता है और उसकी तरह सोचता है। लेखक की तरह तो बाद में सोचेगा। क्या वह अपने अधिकारों के प्रति, समाज के, जनता के अधिकारों के प्रति सचेत है, उनकी उसकी उसे जानकारी है। अधिकतर लेखकों की स्थिति यह है कि वे ठीक से अखबार तक नहीं पढ़ते, कलम के सिपाही है वो। उसका एक सामान्य नमूना बता रहा हूं मैं आपको। मैं नहीं जानता, हो सकता है कि मेरी नॉलेज में ना हो, मैं साहित्य पढ़ता रहा हूं और पढ़ाता भी रहा हूं, मैं लेखक नहीं हूं। कहने के लिए मैंने 75 से ज्यादा किताबें लिखी है, लेकिन जिस कैटेगरी में लेखक रखे जाते हैं हिंदी में, मैं लेखक नहीं हूं, क्योंकि मैं किसी का प्रशंसक नहीं हूं, मैं किसी की का अनुकरण करता भी नहीं हूं। मैं सम्मान करता हूं प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक लेखक का, लेकिन मैं अनुकरण करता नहीं हूं। और जो जमे जमाए लेखक हैं उन्हें ये चीज पसंद नहीं है। आप पता कीजिए, आप पता कीजिए पिछले 75 वर्ष में कितने हिंदी के लेखक हैं, आलोचक हैं, जिन्होंने के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो परिवर्तन घटे हैं उस पर निबंध या आलोचनाएं लिखी हैं। कितने लेखक हैं ऐसे? कोई रुचि नहीं है उसमें उसकी, उसे रेडीमेड लाइन चाहिए। वो आर्टिकुलेट ही नहीं करता, वो चीजों को डिटेल्स इकट्ठे ही नहीं करता, वो बहस ही नहीं करता। मेरी चिंता यह है कि मेरे लेखक को यह मालूम ही नहीं है कि अगर सिनेमा आया है तो सिनेमा का राइटिंग पर क्या असर होगा और सिनेमा का समाज पर क्या असर होगा। इस पर हमारा लेखक और आलोचक कभी लिखता ही नहीं है। हम करेंगे क्या? हम अपने लेखक संगठनों की पत्रिकाओं में किसी सिनेमा वाले का लेख छाप देंगे। नहीं, मुझे लेखक का लिखा चाहिए। मुझे जानना चाहिए कि लेखक क्यों नहीं जानता सिनेमा के बारे में। आपको दिलचस्प चीज बता रहा हूं मैं, नामवर सिंह की ढेरों किताबें आ चुकी हैं, जो उन्होंने भाषण दिए, जो उन्होंने लिखा। उन्होंने पूरी अपनी लाइफ में एक लेख लिखा, भाषण था उनका, बॉम्बे में दिया गया, जो कि मीडिया पर था। मैं नहीं जानता कि इधर जो किताबें आई हैं उसमें वो आया है कि नहीं है, क्योंकि मैंने इधर जो किताबें आई मैंने देखी नहीं है, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि वो अभी तक नहीं आया। मध्य प्रदेश से किसी पत्रिका ने, प्रकाशित होने वाली पत्रिका ने उसे छापा भी था। मैंने नामवर जी से पूछा कि आप तो मीडिया पे बोलते नहीं हो और आप मीडिया से परहेज करते हैं, फिर आप मीडिया में भाषण देने कैसे गए और कैसे दिया आपने भाषण? वो बहुत ही शानदार भाषण, जैसे कि नामवर जी का व्यक्तित्व है। तो उन्होंने कहा कि मैंने रेमंड विलियम्स को पढ़ा था, उसके आधार पर मैंने भाषण दिया और मैंने नोट्स ले लिए थे उसके। ये जो चीज है, इससे उस संकट को समझने की कोशिश करें हम लोग। अच्छा, वो अभी तक उनकी रचना जो थोक के हिसाब से छापी है राजकमल वालों ने, उसमें वो लेख अभी तक नहीं आया मीडिया वाला। क्यों? क्योंकि नामवर जी अंतिम वर्षों में ये कैंपेन करते रहे कि साहित्य के विभागों में मीडिया नहीं पढ़ाया जाना चाहिए।
दिक्कत तो है, दिक्कत तो है, ये चीज समझने में परेशानी तो है कि हिंदी का जो लेखक है वो शुद्ध साहित्य का लेखक है। ये दिक्कत मुझे विदेशी लेखकों के साथ नहीं होती। उनकी रचनाओं में उनके समाज की आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक छवि, परिवर्तन, कंट्राडिक्शन सब दिखाई देते हैं, उनके निबंध दिखाई देते हैं। आप सलमान रुश्दी को पढ़िए, आप अरुंधति राय को पढ़िए, उनकी क्रिएटिव राइटिंग भी पढ़िए और उनके निबंध भी पढ़िए। आप रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़िए, आप प्रेमचंद को पढ़िए, आप मुक्तिबोध को पढ़िए। आपको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक प्रश्नों पर लेखक का नजरिया दिखाई देगा। लेकिन हिंदी में जो पिछले 75 वर्ष में जो लेखक विकसित हुआ है, उसकी ट्रेजेडी है कि वह सिर्फ साहित्य के लिए बना है और साहित्य में ही सिर्फ अपने को खपा दिया है उसने। अन्य अनुशासनों के प्रति, अन्य क्षेत्रों के प्रति उसकी जो एक तरह से अनभिज्ञता है या अरुचि है या उसकी आदत में नहीं है, वो ये चीज तो बड़ी खतरनाक है। और यही वह चीज है जो कि उसे दरबारी आदतों से मुक्त नहीं होने देती। यही वह चीज है जो कि उसके अंदर अनुकरण वृत्ति बनाए रखती है। हिंदी में 3 बड़े संगठन है, जनवादी लेखक संघ है, प्रगतिशील लेखक संघ है और नक्सलवादियों का भी एक जनसंस्कृति मंच है, और दूसरी भाषाओं में भी लेखक संगठन है। और ये जो तीनों जो संगठन है, इनके पास में कुल मिला के 5,000 6,000 के करीब मेंबर होंगे सब। और इनके सेमिनार, जलसे, राइटिंग्स, पब्लिकेशंस आते रहते हैं। और ये कभी कभार राजनीतिक मसलों पर प्रतिवाद भी करते हैं, ये एक वास्तविकता है। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी अर्थशास्त्र पर लिख सकते हैं, लेकिन आपने कभी किसी जनवादी लेखक संघ के जनरल सेक्रेटरी को अर्थशास्त्र पर लिखा देखा? पीडब्ल्यू के जनरल सेक्रेटरी का किसी अर्थशास्त्र के विषय पर लिखा देखा? नहीं। क्यों? क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है अर्थशास्त्र को समझने में? क्या दिक्कत है कि जो राजनीतिक संरचनाओं में परिवर्तन घट रहे हैं, उन परिवर्तनों पर हिंदी के लेखक संगठनों के पदाधिकारी लिखें? क्या दिक्कत है इसमें? कौन शिक्षित करेगा लेखकों को? कौन लेखकों के रवैये बदलेगा? लेखकों के रवैये, वैचारिक रवैये सिर्फ कविता, कहानी, उपन्यास से नहीं बदले जा सकते। लेखक जब तक, और ये मैं जो बात कह रहा हूं आपसे, वो प्लेखानों पर भी लागू होती है, वो गोरकी पर भी लागू होती है, वो प्रेमचंद पर भी लागू होती है। ये अंतरराष्ट्रीय फिनोमिना है। वे लेखक महान लेखक बने, उन लेखकों ने लेखकों को बड़े पैमाने पर प्रभावित और शिक्षित किया जिन लेखकों के पास में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक नजरिया था, और उस पर उन्होंने लिखा। सोलोखोफ को जब नोबेल प्राइज मिला था, तो सोलोखोफ ने जो वक्तव्य दिया था नोबेल प्राइज लेते हुए, उसमें उन्होंने एक बात कही थी, हम हृदय के आदेश पर लिखते हैं, पार्टी के आदेश पर नहीं लिखते। क्योंकि ये कैंपेन था। युद्ध पर सबसे शानदार रचना लिखी सोलोखोफ ने। क्या लिखा? हम लेखक हृदय के आदेश पर लिखते हैं। वह सोलोखोफ जो कि धीरे बहे दौन जैसी महान रचना देता है, वह सोलोखोफ जो 10 दिन जैसी रचना देता है, भी 10 दिन जब दुनिया हिल उठी। वह लेखक अर्थशास्त्र के बारे में भी जानता था, राजनीति के बारे में भी जानता था, सैनिक व्यवस्था के बारे में भी जानता था, और युद्ध के मोर्चे पर सक्रिय भी था।
और अभी अभी हम देखते हैं कि किसी बीजेपी के नेता के पीछे कौन लेखक सक्रिय है, किसी आरएसएस के नेता के पीछे कौन लेखक सक्रिय, हम उसका फिर अनुकरण करने लगते हैं। कौन अशोक वाजपेयी के पीछे सक्रिय है, हम उसका अनुकरण करने लगते हैं। पहले नामवर जी के पीछे सक्रिय थे लोग और नामवर सिंह का अनुकरण करते थे। अभी और लोग हैं जो नामवर सिंह के वंशधर हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इस बात को, लेखकों की राजनीतिक आर्थिक समझ जब तक व्यक्त नहीं होगी तब तक उनके राजनीतिक सामाजिक दृष्टिकोण का उद्धार नहीं होगा। हम चाहते हैं लेखक कविताएं लिखे, कहानी लिखे, बाकी सामाजिक राजनीतिक विषयों पर उसकी कोई राय नहीं होनी चाहिए। वो खाली बयान कभी निकले तो साइन कर दिया करे। ये जो राजनीतिक विमुखता, ये आर्थिक संबंधों को लेकर विमुखता, ये अपने आप में बहुत बड़ी दुर्घटना है जो कि हिंदी में घट रही है। दुर्भाग्य की बात है कि लेखक संगठन भी इसमें शामिल है। कायदे से तो ये निजी पहलकदमी का मामला है। हर लेखक को अपनी निजी पहल से अपने को दुरुस्त करना चाहिए और इस क्षेत्र में आगे आना चाहिए, लेकिन निजी पहल तो हमारे है ही नहीं। हमारे तो निजी पहल खाली कविता लिखने तक है, कहानी लिखने तक है, उपन्यास लिखने तक है। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मसलों पर लिखने में नहीं है हमारी निजी पहल। और यह चिंता की वजह है, और यहीं से वह चीज तैयार होती है जिसे हम लोग कहते हैं लेखक के अंदर दरबारी आदतें और संस्कारों का बना रहना। ये जो नया दौर है, इस नए दौर में लेखक का जो परिप्रेक्ष्य है वो बदल चुका है। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक कंप्यूटर के दौर में अब लेखक रहता है। अब इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के परिप्रेक्ष्य में लेखक की नई परिस्थितियों का, नई भूमिकाओं का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पहले यह था कि लेखक का मूल्यांकन किया जाता था लेखक संगठनों की गतिविधियों के संदर्भ में। फिर यह हुआ कि जो लेखक संगठन का मेंबर नहीं है उसका मूल्यांकन होने लगा उसकी रचनाओं के संदर्भ में। अब मुसीबत यह है कि ये दोनों ही संदर्भ प्रिंट टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। नया संदर्भ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और साइबर मीडिया का, इंटरनेट का। इसके संदर्भ को अगर हम नहीं जानेंगे तो हम लेखक का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर सकते, उसकी भूमिकाओं का सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर सकते। यही वजह कि व्यक्तिगत राग द्वेष बीच बीच में आता है। मैं अपना एक अनुभव बताऊं आपको। मैं रायपुर गया था साहित्य सम्मेलन में। और दो लोगों ने मेरे ऊपर खराब करके बोला। मैं नाम नहीं बोलना चाहता, मैं लिख चुका हूं उस पर, वो इंटरनेट पर अवेलेबल है। मेरा तब भी स्टैंड था, मेरा आज भी स्टैंड है कि लेखक की स्वतंत्र गतिविधियां उसके काम काज से पहचानी और देखी जानी चाहिए। हमारे यहां जो आदत है ना, एक कवि है वो कविताएं लिखता है, कवि है कविताएं तो लिखता है लेकिन कभी बोलता भी तो है। कभी फेसबुक पर कभी कुछ लिखता भी तो है, क्यों नहीं लिखता? कवि ने कविता लिख दी, इससे वो कवि सिर्फ कवि महान हो गया? उसका कोई राजनीतिक स्टैंड नहीं होगा। वो राजनीतिक स्टैंड सिर्फ बातचीत में होगा, उसका सार्वजनिक स्टैंड होगा कि नहीं होगा? वो सार्वजनिक तौर पर कोई गद्य क्यों नहीं लिखता? गद्य लिखे बिना साहित्य की रक्षा और साहित्यकार की रक्षा नहीं हो सकती। ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दें हम लोग। साहित्यकार के मैनिपुलेशन की सबसे ज्यादा संभावनाएं बनी रहती हैं। यही वजह है कि बीच बीच में हर साहित्यकार को गद्य लिखने की जरूरत पड़ती है। वो अपने तरीके से छोटा बड़ा निबंध लिखता है और अपने को अपना स्टैंड लेता है। हमारे हिंदी में तो बहुत ही मजेदार लोग हैं। अब फेसबुक आ गया तो फेसबुक पर तो स्टैंड उसका होना चाहिए।
फेसबुक पर तो 10 लाइन, 15 लाइन, 5 लाइन में वो अपनी स्टैंड ले ही सकता है। लेकिन फेसबुक पर भी वो राजनीतिक स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके संबंध बिगड़ जाएंगे, क्योंकि उसके धंधे पर चोट आएगी। और यही वजह है कि वो व्यक्तिगत हमले, व्यक्तिगत राग द्वेष बहुत ज्यादा सेंटर में आ गया है, और एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा करना। मेरे लिए एक नागरिक के नाते और एक लेखक के नाते, कोई लेखक और कोई विषय और कोई संगठन समाज का अनटचेबल नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि यह संगठन अनटचेबल है। कल हो ही सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार एकदम बर्बरता पर उतर आए, खुल के जनता के पर हमले करे और इमरजेंसी थोप दे। वैसी स्थिति में आरएसएस भी उससे लड़ रहा है और आप भी उससे लड़ रहे हैं। आप बताइए, आरएसएस के लोगों के साथ में आप मिलकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? जिस तरह से अपने मांगों और कर्तव्यों की रक्षा के लिए आपको सभी को एकजुट करते हैं, मजदूर संगठनों में, छात्रों में, ठीक उसी तरह से लेखकों को भी, पढ़े लिखे लोगों को भी आपको एकजुट करना होगा, बिना अनटचेबिलिटी का, आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी का भाव लाए बिना। जब तक ये एटीट्यूड नहीं होगा, आप वो इस बीमारी से मुक्त नहीं हो सकते, ये व्यक्तिगत राग द्वेष की बीमारी से। कार्यक्रम कोई भी आयोजित करे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कार्यक्रम कोई भी आयोजित करे, अगर वो सम्मान के साथ बुलाता है और आपको कोई डिक्टेट नहीं करता कोई चीज कि आपको ये बोलना है वो बोलना है, आप आराम से जाइए और बोलिए अपने जो मन में आए, जो विषय रखा गया उस पर बोलिए अपने दृष्टिकोण से। लेखक का अपना निजी नजरिया या विश्व दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। वह किस मंच से बोल रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं होता। लेखकों की अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं को उद्घाटित किया जाना चाहिए, उस पर बात की जानी चाहिए। हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं यह चीज बैठी हुई है कि लेखकों की तो कोई सीमा नहीं हो, कुछ भी। अरे, उनकी पहली सीमा है, पहली सीमा है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयों पर वे नहीं लिखते। और यह सीमा पिछले 75 वर्ष में और ज्यादा घनीभूत हुई है, और इसने, सोशल मीडिया ने इसे एकदम एक्सपोज कर दिया है। अब तक छुपी हुई थी। नरेंद्र मोदी का जब से शासन आया, इसने उसे एकदम विस्फोटक ढंग से एक्सपोज किया है, क्योंकि वो पहले छुप के रहता था, अब खुल्लम खुल्ला पकड़ में आ गया है। तो लेखक की भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शिक्षा की जरूरत है। उसे इन माध्यमों की भी शिक्षा की जरूरत है, और इन माध्यमों के नए परिप्रेक्ष्य को भी शिक्षित करने और बताने की जरूरत है। वो डरता है इनमें लिखने से, उसे डायरी में लिखने में डर नहीं लगता, लेकिन उसे इंटरनेट पर लिखने में डर लगता है। क्यों लगता है, ये हमारी अभी तक समझ में नहीं आता, क्योंकि हमने कभी उससे बात नहीं की। लेखन डर को निकालता है, वो चाहे इंटरनेट पर लिखे, चाहे आप डायरी में लिखें या कागज पर लिखें। लेकिन यहां मुसीबत यह है कि वह लेखक लिखने से डरता है। लेखक अगर मुझसे पूछे तो आज सबसे बड़ा संकट, हिंदी के लेखकों का सबसे बड़ा संकट, हिंदी के पाठकों का सबसे बड़ा संकट, जो लेखकों के ऊपर अभी तलवार लेके निकल पड़े हैं। मेरी लेखक संगठनों को लेके कोई वैसे आलोचना नहीं है, वो उनका अपना तरीका है काम करने का, वो करेंगे। मेरी चिंता यह है कि एक व्यक्ति के नाते लेखक सामाजिक, राजनीतिक सचेतनता की भूमिका अर्जित करता है कि नहीं करता। और यह चीज मुझे अभी भी डिस्टर्ब करती है कि अधिकतर लेखक फेसबुक पर है, वो खाली फोटो लगा देंगे, लिखेंगे नहीं। उनको ये मालूम ही नहीं है, या मालूम है तो वो चुप रहेंगे कि
कहीं दंगा हो गया है तो उन्हें 4 लाइन लिखनी चाहिए दंगे की आलोचना में। वो खुश है कि वो जनवादी है या प्रगतिशील है, लिखेंगे नहीं। आप लिखा उठाइए लोगों का, क्या दिक्कत है 140 शब्द लिखने में, 200 शब्द लिखने में, 500 शब्द लिखने में? कोई तो दिक्कत है, कोई तो वजह है जिसकी वजह से लेखक लिख नहीं पाता। और ये वो जगह है जहां पर के लेखक को क्वेश्चन किया जाना चाहिए। हर लेखक के साथ बस साथ में सवाल किया जाना चाहिए। सिर्फ कविता, कहानी, उपन्यास अभिव्यक्ति का विकसित दायरा तैयार नहीं करते। वो गए जमाने, वो पांडुलिपि के युग में और प्रिंट टेक्नोलॉजी के युग में। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, अब रेडियो भी है, अब यूट्यूब भी है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, सोशल मीडिया है, ये तमाम मीडियम है। आप अभी कविता कहानी को जो अभिव्यक्ति के आदिम रूप थे, आप अभी वहीं अटके हुए हैं। आप इस बाहर निकल के इसमें आइए, क्योंकि ये भी मीडियम है। जैसे कविता कहानी उपन्यास मीडियम है अभिव्यक्ति के, उसी तरह ये भी मीडियम है अभिव्यक्ति के। आप इसमें आइए, आंखों के सामने जो घट रहा है उसे देखिए। और जितना अमूर्तन से बच सके। लोकतंत्र की शर्त है और लोकतांत्रिक होने की शर्त है पर्दे गिराओ। जितने आप पर्दे गिराएंगे, यथार्थ को जितना स्पष्ट ढंग से, ट्रांसपेरेंट ढंग से देखेंगे और लिखेंगे, आपको उतनी ही जरूरत महसूस होगी एक समर्थ व्यक्तित्व की और समर्थ विचारधारा की और प्रगतिशील विचारधारा की। लेकिन अगर आप पर्दे और लादना चाहते हैं, और ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट में जाना चाहते हैं, और ज्यादा आप अपने ऊपर पर्दे डालना चाहते हैं, तो इससे आप न तो जनवादी बनेंगे, न प्रगतिशील बनेंगे, न डेमोक्रेटिक बनेंगे, और न अच्छे फासिस्ट भी बनेंगे। फासिस्ट भी अब बहुत ही ट्रांसपेरेंट ढंग से बात कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि लेखक को ट्रांसपेरेंट ढंग से अपनी राय व्यक्त करने में क्या दिक्कत है। फासिस्टों का हर एवरेज से भी नीचे बुद्धि का व्यक्ति फेसबुक पर खुल के लिख रहा है, ट्विटर पर खुल के लिख रहा है कि वो कितना गंदा है। आप कितने अच्छे हैं ये बात भी नहीं लिख सकते। आश्चर्य। और ये जो जगह है, ये एक संकेत देती है कि आपने कम्युनिकेशन का स्पेस फासिस्टों के लिए छोड़ दिया है। मुझे कविता चाहिए, कहानी चाहिए, मुझे सोशल मीडिया भी चाहिए, मुझे इंटरनेट भी चाहिए, मुझे निबंध भी चाहिए, मुझे अखबार भी चाहिए, मुझे यूट्यूब भी चाहिए, मुझे सारे माध्यम चाहिए एक लेखक के नाते। मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे ये माध्यम नहीं चाहिए। ये जो एटीट्यूड है, इससे निकलने की जरूरत है कि हमें ये माध्यम हमारे हैं, बाकी की हमें जरूरत नहीं है। नहीं, ये सारे माध्यम हमारे हैं, सबकी जरूरत है। हमें सिर्फ साहित्य के लिए ही विषय नहीं चाहिए, हमें राजनीति के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, सामाजिक जीवन के लिए भी विषय चाहिए। आपको विषय नजर नहीं आते। आप जरा लिस्ट उठा के देखिए। मैं सिर्फ 2 विषयों का इशारा करके बात खत्म कर रहा हूं फिलहाल यहां, इसी तरह चलेगा अभी। वो बात यह है कि सब जानते हैं कि हमारे लेखक जो है वो जिस समाज में रहते हैं, हिंदी भाषी लेखक, उस समाज में बड़े पैमाने पर बाल विवाह होते हैं। खोजिए कितने लेखक हैं जिन्होंने बाल विवाह के खिलाफ में निबंध लिखे, और नहीं लिखे तो क्यों नहीं लिखे। कितने लेखक हैं जिन्होंने दहेज प्रथा के खिलाफ में निबंध लिखे, और नहीं लिखे तो क्यों नहीं लिखे।
साधारण संख्या नहीं है दहेज से मरने वाली लड़कियों की। हजारों लड़कियां हर साल मरती हैं दहेज से, लेकिन लेखकों में कोई बेचैनी पैदा नहीं होती। कभी यह सवाल मन में उठता ही नहीं है कि मुझे 10 लाइन लिखनी चाहिए इसके प्रतिवाद में। वो अपनी कोई सामाजिक भूमिका ही नहीं तय करता। हां, कभी जयबिल ने अगर मौका लगा तो वो एक कविता लिख देगा, बड़ा एहसान करेगा वो। जी नहीं, घटनाएं जब घट रही हो तो आपको निरंतर बोलना और लिखना होगा, क्योंकि आप लिखने और बोलने के लिए ही बने हैं। आप लेखक हैं, आप कभी कभी बोलने और लिखने के लिए नहीं बने हैं। तो लेखक की भूमिका नए संदर्भ में, इंटरनेट के युग में वह नहीं है जो कि प्रिंट के युग की थी। आज लेखक के लिए कोई चीज अनटचेबल नहीं है, कोई विचार अनटचेबल नहीं है। उसको हर विचार के साथ में टकराने की आदत विकसित करनी होगी, और यह विकसित करने के लिए उसकी पहली शर्त है कि वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कम से कम अभिव्यक्ति तो करे। वो जनता के सवालों पर बोले तो सही, जनता के जीवन में जो राजनीति घट रही है उस पर वो प्रश्न तो खड़े करे। वो तो प्रश्न ही खड़े नहीं करता, और जब वो प्रश्न नहीं खड़े करता तो जाहिर है कि उससे तो ये गलती हो ही सकती है ना कि वो कभी गांधी के हत्यारे के साथ खड़ा हो सकता है। इस सोचने की बात है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।